क्लासेज दोस्तों, नाना क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो आप 8:30 हो चुके हैं और सभी विद्यार्थियों ने आज का अपने टेस्ट कर लिया है। टेस्ट का टॉपिक क्या था आपको पता था? राजस्थान के भौतिक प्रदेश, जिसमें थार का मरुस्थल और अरावली प्रदेश बढ़िया तरीके से आपने पढ़ा होगा। उसके अलावा राठौड़ वंश में था मारवाड़, बीकानेर और किशनगढ़ के जो इम्पोर्टेंट शासक बनते हैं उनके बारे में आपको टेस्ट मिला। तो ये टेस्ट आपके राजस्थान पुलिस, पटवार, रीट, बीएसटीसी, लाइब्रेरियन, पीटेट यानी जितने भी राजस्थान से संबंधित एग्जाम है सबके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो सारे विद्यार्थी फटाफट लाइक कर दो। तो लाइक करने में कंजूसी मत किया करो, आप लाइक नहीं करते बिल्कुल ही, और शेयर कर दो अपने दोस्तों में। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लो। तो शुरुआत करते हैं इंपॉर्टेंट भौतिक प्रदेश, थार के मरुस्थल और अरावली प्रदेश। पहला क्वेश्चन आपको हिस्ट्री का क्या दिया था मैंने? निम्न में से कौन सा इतिहासकार मारवाड़ के राठौड़ वंशों को जयचंद गहड़वाल के वंशज मानते हैं? कि राठौड़ों की उत्पत्ति कहाँ से हुई? वह कौन सा इतिहासकार ये मानता है कि जो कन्नौज का शासक जयचंद गहड़वाल था, जिसको मोहम्मद गोरी ने 1194 ईस्वी में एक युद्ध में हराया था, उसके वंशज माने जाते हैं? तो आपका सही आंसर होना चाहिए कर्नल जेम्स टोड। कौन था? कर्नल जेम्स टोड। अब देखिए, मैंने ऑप्शन में सिर्फ कर्नल जेम्स टोड दिया, इसके अलावा चंद्र बरदाई, मोहनोत नैनसी, विश्वेश्वरनाथ रैयू ने भी कन्नौज के शासक जयचंद गहड़वाल की बात कही है। उसके अलावा ध्यान रखना, डॉक्टर हीराचंद ओझा है, वो कहते हैं कि ये बदायूं के राठौड़ थे, बदायूं के राठौड़ थे। तो ध्यान रखना दोनों के दोनों। और वैसे इनको माना जाता है दक्षिण भारत में एक राष्ट्रकूट जाति थी, राष्ट्रकूट वंश था, उसी का संस्कृत में संशोधन होकर और ये क्या बने? राठौड़ बने। तो ध्यान रखना यहाँ का आंसर था कर्नल जेम्स टोड। आपको बता देता हूँ, कर्नल जेम्स टोड को राजस्थान के इतिहास का पिता कहा जाता है। किसको? कर्नल जेम्स टोड को। और घोड़े वाला बाबा कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए क्या था? नगाना गांव में नागणेची माता के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? नगाना गांव बाड़मेर के अंदर है, उसमें नागणेची माता के मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो आपका सही आंसर था राव दुहड़। किसने करवाया? राव दुहड़। ये एक शासक आए थे आप जब राव सिंहा के बाद, क्योंकि राठौड़ वंश का संस्थापक कौन होता है? राव सिंहा। और राव सिंहा के बाद राव दुहड़ आए। उन्होंने क्या किया? नगाना गांव में नागणेची माता का मंदिर बनाया। और यही नागणेची माता जितने भी राजस्थान में राठौड़ है उन राठौड़ वंश की क्या है? कुल देवी है, ध्यान रखना। और राव दुहड़ का छोटा भाई था राव दांदल, जो लोक देवता पाबू जी के क्या थे? पिता थे। ये बात ध्यान आपको रखनी है। अब मुझे जल्दी से कमेंट करके बता दो कि मारवाड़ के राठौड़ों की इष्ट देवी या आराध्य देवी कौन सी है? आपको मैंने बता दिया, कुल देवी तो नागणेची माता, इष्ट देवी या आराध्य देवी कौन है? जल्दी से कमेंट करके बता दो, फिर मैं आपको आंसर बताऊंगा। तीसरा क्वेश्चन क्या था? 1527 में जब खानवा का युद्ध हुआ उस समय मारवाड़ का शासक था, उस समय मारवाड़ का शासक कौन था? तो इसका सही आंसर था राव गांगा था। ध्यान रखना, बहुत सारे विद्यार्थियों ने शायद राव मालदेव किया है, तो यह आंसर गलत होगा, क्योंकि खानवा युद्ध में राणा सांगा की सहायता के लिए राव गांगा ने अपने पुत्र मालदेव को सेना लेकर भेजा था, न कि वहां का शासक था। ये राव गांगा, ध्यान रखना, राव गांगा 1515 से लेकर 1531 तक मारवाड़ के शासक थे। 1531 में जाके मालदेव बनते हैं। क्वेश्चन दो प्रकार के बनते हैं, कैसे? कि खानवा युद्ध में मारवाड़ की तरफ से सेना लेके कौन आया? मालदेव। खानवा युद्ध के समय मारवाड़ के शासक कौन थे? तो राव गांगा थे। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को हुआ था राणा सांगा और बाबर के बीच, जिसमें बाबर जीत जाता है और भारत में वास्तविक रूप से मुगल वंश की स्थापना करता है। तो ध्यान रखना, राव गांगा इसका सही आंसर था। और इस मालदेव ने अपने पिता राव गांगा की हत्या की थी, इसलिए मारवाड़ के राठौड़ों का प्रथम पितृहंता कहलाता है राव मालदेव। और ध्यान रखना, मारवाड़ के शासकों में सबसे ज्यादा नशीला यानी सबसे ज्यादा नशे करने वाला शासक भी कौन था? राव गांगा था। ये बात आपको ध्यान रखना है। चौथा क्वेश्चन क्या था? गिरी सुमेल का युद्ध कब हुआ? गिरी सुमेल का युद्ध, एक तो पहले बता देता हूँ, सारे विद्यार्थी लाइक किया करो भाई, जितने भी वीडियो देखते हो। अब पिछले कल वाले वीडियो में मैंने देखा है 1300 विद्यार्थियों ने देखा है, लाइक आप 250 ही कर रहे हो। अरे आपको इतना बढ़िया टेस्ट उपलब्ध पहले करवाया जाता है, फिर इसकी आंसर की व्याख्या सहित उपलब्ध करवाई जाती है, तो आपका इतना तो फर्ज बनता है कि आप वीडियो को लाइक सपोर्ट तो करो। बिना सपोर्ट के वीडियो कैसे बंद हो जाएंगे? और आपको पता है 10 मई तक आपको पूरा शेड्यूल के साथ लगातार, जैसे शेड्यूल है उससे आउट ऑफ सिलेबस एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं जा रहा, और आपके लिए टाइम पे उपलब्ध करवाया जा रहा है। और आपका हक इतना नहीं बनता कि आप लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते। तो लाइक तो कम से किया करो। 1300 लोग देते हैं, कम से कम 1000 लाइक तो बनता है। तो सारे विद्यार्थी लाइक किया करो और भी दोस्तों को शेयर करवाया करो, ताकि आप
ज़्यादा से ज़्यादा इस पे टेस्ट प्राप्त कर सको। तो गिरी सुमेल का युद्ध कब हुआ? तो गिरी सुमेल का जो युद्ध हुआ था, ध्यान रखना, फिक्स 5 जनवरी 1544 को हुआ था। इसको जेतारण का युद्ध भी कहा जाता है और यह है कहाँ पे? पाली। अब किस किस के बीच हुआ, थोड़ी बात सुन लेना ढंग से। गिरी सुमेल का युद्ध मारवाड़ के शासक मालदेव और उस समय बादशाह थे शेर शाह सूरी, इन दोनों के बीच हुआ, जिसमें शेर शाह सूरी जीत गया और मालदेव इसके सेनापति थे जेता और कुंपा, दोनों लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और शेर शाह सूरी इस युद्ध में कहता है कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। ये वही गिरी सुमेल का युद्ध है। तो कब हुआ? फिक्स तारीख ध्यान रखना, 5 जनवरी 1544। मैंने तो यहाँ पे आपको 1644 भी दे दिया, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है 5 जनवरी, 5 जून, 5 मार्च, 5 फरवरी, ऐसी तारीखें आई हुई, ध्यान रखना। मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला मारवाड़ का प्रथम शासक था। मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला मारवाड़ का प्रथम शासक, तो ये आपको पता होना चाहिए, उदय सिंह था, जो रावचंद्र सेन का क्या था? भाई था। जब रावचंद्र सेन ने अधीनता स्वीकार नहीं की और रावचंद्र सेन को मालदेव के द्वारा राजा बना दिया गया, तो उदय सिंह रूठ कर कहाँ चला गया? अकबर की शरण में चला गया और 1570 नागौर दरबार में इसने अधीनता स्वीकार कर ली और इसने सबसे पहले वैवाहिक संबंध भी बनाए थे। अब वैवाहिक संबंध किससे बनाए? तो अकबर का पुत्र था जहांगीर, जहांगीर से इसने अपनी पुत्री, जिसका नाम आता है जगत गोसाई या जोधाबाई, का विवाह जहांगीर से कर दिया, जिससे पुत्र उत्पन्न हुआ खुर्रम, और ये खुर्रम जहांगीर के बाद बादशाह बना शाहजहां के नाम से। ध्यान रखना, अकबर ने इसको एक उपाधि दी, कौन सी? मोटा राजा उदय सिंह की उपाधि उदय सिंह को दी। किसने? अकबर ने दी। तो इंपॉर्टेंट, मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला मारवाड़ का शासक उदय सिंह, मेवाड़ का मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला अमर सिंह। तो ये ध्यान रखना। बीकानेर का पूछे तो कल्याणमल, और अगर आपको जयपुर का पूछे तो भारमल। और यहाँ पे दो और बात आई है, मैं आपको बता देता हूँ। रावचंद्र सेन को भूला बिसरा राजा प्रताप का अग्रगामी, ये सारी बातें कहते हैं। सूर सिंह एक शासक आया था, सूर सिंह को अकबर ने स्वाई की उपाधि दी थी, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है अधीनस्थ बोर्ड के अंदर। और एक गज सिंह शासक आया था, इस गज सिंह को जहांगीर ने दल थम्बन की उपाधि दी थी। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है आपके लिए। छठा क्वेश्चन देखिए, मारवाड़ के किस शासक की महारानी, जब वह शासक युद्ध हार जाता है तो महलों के दरवाजे नहीं खोलती है? मारवाड़ की किस शासक की महारानी थी? तो आपका आंसर था जसवंत सिंह प्रथम की महारानी थी। जब धर्मत का युद्ध हुआ, औरंगजेब 1658 में धर्मत का युद्ध हुआ, उत्तराधिकारी संघर्ष शुरू हो गया था शाहजहां का। औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच युद्ध हुआ, तो जसवंत सिंह ने दारा शिकोह का साथ दिया, लेकिन दारा शिकोह हार गया, यानी जसवंत सिंह हार गया। जब ये घर पे जाने लगा, महल अपने घर पे गया, महलों में गया, तो इसकी रानी थी उदय रानी, उसने गेट नहीं खोला और उसने कह दिया कि क्षत्रिय या तो जीत कर आते हैं या फिर वीर गति को प्राप्त कर आते हैं। इस कारण इसने दरवाज़ा नहीं खोला, लेकिन फिर सुझाव बुझाव के कारण कहते हैं कि दरवाज़ा खोल दिया गया और इसे सोने या चांदी के बर्तनों के अलावा लकड़ी के बर्तनों में या मिट्टी के बर्तनों में इसे भोजन करवाया गया था। वो रानी कौन सी थी? उदय रानी थी। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। डॉक्टर हीराचंद ओझा ने मारवाड़ के किस शासक को कान का कच्चा कहा है? तो देख लेना, मैं कम से कम हिस्ट्री के 5 पार्ट, कला संस्कृति के 3 पार्ट और ज्योग्राफी के 5 पार्ट 2015 से लेकर 2019 तक के आए हुए क्वेश्चनों का डाल चुका हूं। आप मेरे चैनल पे यहाँ देख लेना, उसमें ये क्वेश्चन आपको सारे मिल जाएंगे। क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन मैंने डाले हैं, खास करके RSMSSB यानी अधीनस्थ बोर्ड जो मंत्रालय बोर्ड के क्वेश्चन देता है, पिछले 5 सालों के क्वेश्चन मैंने वीडियो डाल दिए, 10 वीडियो कम से कम आपको मिलेंगे। तो इसमें क्वेश्चन है कि किस शासक को कान का कच्चा कहा गया है? डॉक्टर हीराचंद ओझा ने कहा, तो वह अजीत सिंह, जो जसवंत सिंह प्रथम था उसका पुत्र था अजीत सिंह। ये अजीत सिंह वीर दुर्गादास राठौड़ की सहायता से औरंगजेब के चंगुल से बचकर मारवाड़ का शासक बनता है, और यही अजीत सिंह दुर्गादास राठौड़ को दरबार से बाहर निकाल देता है। इस कारण इसको डॉक्टर हीराचंद ओझा ने कान का कच्चा कहा है। यानी कुछ राठौड़ी सामंतों के बहकावे में आकर दुर्गादास को अपने दरबार से निकाल देता है। और आपको पता है दुर्गादास कहाँ चला जाता है? मेवाड़ के शासक है राज सिंह के पास चला जाता है।
8 नंबर देखिए, राजस्थान का ताजमहल जसवंत थड़ा का निर्माण किसने करवाया था? राजस्थान का ताजमहल कौन सा है? जसवंत थड़ा है। कहाँ पे? जोधपुर के अंदर है। इसका निर्माण सरदार सिंह ने करवाया था। कौन से शासक ने? सरदार सिंह ने। किसकी स्मृति में? अपने पिता जसवंत सिंह द्वितीय की स्मृति में। प्रथम की नहीं, ध्यान रखना, जसवंत सिंह द्वितीय की स्मृति में इसने निर्माण करवाया। ध्यान रखना, जसवंत सिंह द्वितीय वही है जिसके काल में स्वामी दयानंद सरस्वती आते हैं। नन्ही जान स्वामी दयानंद सरस्वती को जोधपुर में जहर देती है और अजमेर में दयानंद सरस्वती का क्या होता है? निधन होता है। वो ये जसवंत सिंह द्वितीय था। इसका पुत्र था सरदार सिंह। इस सरदार सिंह ने राजस्थान का ताजमहल जसवंत थड़े का निर्माण करवाया। बात समझ में आ गई? तो सारे विद्यार्थी थंबनेल कर दो फटाफट, क्योंकि आपको लाइक तो करना नहीं है, थंबनेल जरूर कर दो, मुझे पता लगे भी आप सारे सचेत और वीडियो को बढ़िया तरीके से देख रहे हो। तो कल कम से कम 500 से 700 लाइक होने चाहिए, चाहे वो करंट अफेयर्स हो, कोई भी हो, तब तो बात बनती है, क्योंकि आपका सपोर्ट आपको बढ़िया तरीके से वीडियो उपलब्ध कराती है। बीकानेर के शासक लूणकर्ण को किसने कलयुग का कर्ण कहा? आपको बता दिया। क्वेश्चन मेरे 60-40 रेशियो होंगे, 60% टफ हो सकते हैं या 40% टफ हो सकते हैं, दोनों में से कुछ ही होगा। तो बीकानेर के किस लूणकर्ण को कलयुग का कर्ण कहा? तो किसने कहा? तो ध्यान रखना, बिट्ठू सूजा ने। किसने कहा? बिट्ठू सूजा का ग्रंथ है राव जेत शिरोछंद। राव जेत शिरोछंद में बिट्ठू सूजा ने राव लूणकर्ण को कलयुग का कर्ण कहा है। और ध्यान रखना, एक ग्रंथ हो रहा है, इस जय सोम ने लिखा था करमचंद्र वंशो कीर्तनम कार्यम में इस लूणकर्ण की तुलना दानवीर कर्ण से की गई है। बीकानेर के अंदर लूणकर्ण शहर और लूणकर्ण शहर जो झील है उसका निर्माण भी कौन करवाता है? लूणकर्ण करवाता है। 10 नंबर, शेरशाह सूरी की दीनता स्वीकार करने वाला बीकानेर का प्रथम शासक। तो आराम से आप बता सकते हो, बीकानेर का प्रथम शासक जिसने शेरशाह सूरी की प्लस अकबर की अधीनता स्वीकार की, वो शासक है कल्याणमल। कौन है? कल्याणमल। ये पुत्र किसका होता है? राव जेतसी का। आपको पता होगा एक युद्ध होता है पाहिबा साहिबा का 1541 में। पाहिबा साहिबा का युद्ध होता है 1541 में। इस युद्ध में राव जेतसी किसके साथ? मारवाड़ का शासक होता है, मालदेव से युद्ध करता हुआ मारा जाता है। तब राव जेतसी के दोनों पुत्र कौन कौन? कल्याणमल और भीम शेरशाह सूरी के पास जाते हैं मालदेव को हराने के लिए। तो शेरशाह सूरी उनकी बात मानता है और मालदेव पर गिरी सुमेल का युद्ध लड़ता है और उसको हरा देता है। लेकिन बात यहाँ पे क्या हुई? एक तो वो हो गई, दूसरा कल्याणमल शेरशाह सूरी के बाद अकबर की दीनता 1570 में स्वीकार करता है। नागौर दरबार लगता है वहां पे। और कल्याणमल अपने दो पुत्र पृथ्वीराज राठौड़ और राय सिंह राठौड़ को भी क्या कर देता है? अकबर को सौंप देता है। अकबर राय सिंह को जोधपुर का दुर्ग देता है और बाद में बीकानेर का शासक बनाता है और पृथ्वीराज राठौड़ को गागरोन की जागीर देता है। तो मैंने सारी बातें आपको कल्याणमल के बारे में बता दी। 11 नंबर, मतीरे की राड़ कब हुई थी? मतीरे की राड़ कब हुई थी? तो मतीरे की राड़ हुई थी 1644 ईस्वी में। बीकानेर के शासक करण सिंह और नागौर का उस समय शासक था अमर सिंह राठौड़, इन दोनों के बीच हुई थी, जिसमें करण सिंह जीत जाता है और उस क्षेत्र पर अधिकार कर लेता है। 12 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान का भूला बिसरा राजा किस शासक को कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान का भूला बिसरा राजा, पिछली साल बीएसटीसी, इससे पीछे 2017-18 की जो बीएसटीसी हुई थी उसमें अंदर लगातार 2 बार क्वेश्चन आए। राजस्थान का भूला बिसरा राजा तो राव चंद्र सेन को कहा जाता है, क्योंकि लोग इसके जो इसने काम किया था, दीनता स्वीकार नहीं की थी, लोग इसको भूल गए सारे, इसलिए भूला बिसरा राजा। और इसका प्रताप का अग्रगामी मारवाड़ का प्रताप और पथ प्रदर्शक महाराणा प्रताप का कहा जाता है, ध्यान रखना, और विस्मृत नायक कहा जाता है। 13 नंबर, उस्ता कला को पुनर्जीवित करने वाला यानी जिसके स्वर्ण काल बीकानेर का कौन सा शासक था जिसके काल को उस्ता कला का स्वर्ण काल कहते हैं, जहां हस्तकला का जब टॉपिक आया था तो मैंने सारी बातें आपको बताई थी। तो वो शासक है, ध्यान रखना, डूंगर सिंह। कौन है? डूंगर सिंह के काल में पुनर्जीवित हुई थी। शुरुआत हुई थी अनूप सिंह के काल में। अनूप सिंह के काल में शुरुआत हुई थी, लेकिन उसके बाद में धीरे धीरे कम रुझान हो गया, लेकिन डूंगर सिंह ने इसको दोबारा विकसित किया। और ध्यान रखना, जो बीकानेरी भुजिया है वो भी स्टार्ट किसने किया था? इसे डूंगर सिंह ने किया था।
1857 की क्रांति के समय बीकानेर के शासक कौन थे? तो जानते हो 1857 की क्रांति के समय सरदार सिंह थे। एकमात्र राजस्थान का ऐसा शासक था जो 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में तो अंग्रेजों का साथ देता है, इसके अलावा राजस्थान से बाहर पंजाब, हिसार इस क्षेत्र में जाकर भी वो अंग्रेजों यानी क्रांतिकारियों को खदेड़ता है। वो शासक कौन सा? सरदार सिंह। अनूप सिंह को माही बरातीव की उपाधि किस मुगल बादशाह ने दी थी? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, पीछे वीडियो मैंने कम से कम 5 हिस्ट्री, 5 ज्योग्राफी और 2 से 3 कला संस्कृति के 2015 से 2019 तक, और हर वीडियो में 50, कहीं 100, कहीं 60 क्वेश्चन डाले हुए हैं। वो वीडियो देख लेना। क्वेश्चन आपको आने वाले पटवारी, राजस्थान पुलिस में रिपीटेड क्वेश्चन मिलेंगे। और दूसरा, जो विद्यार्थी नए जुड़े आपको बता देता हूँ, ये टेस्ट मिलता है आपको टेलीग्राम पे नानक क्लासेज ग्रुप में। टेलीग्राम में नानक क्लासेज ग्रुप में आपको मिलता है और क्वेश्चन भी बहुत मिलते हैं। जैसे आप आज आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी के बहुत सारे क्वेश्चन मिले थे, वो बहुत सारे विद्यार्थियों ने सही भी क्वेश्चन किए, क्योंकि वहाँ पता चल जाता है पोल के हिसाब से चलते हैं आपका क्वेश्चन सही है या गलत। तो वो ज्वाइन कर लेना। पीडीएफ वहाँ आपको प्राप्त होती है, सुबह की करंट अफेयर्स वहाँ प्राप्त होती है। तो अनूप सिंह को माही बराती की उपाधि औरंगजेब ने दी थी, ध्यान रखना। किसने? औरंगजेब। ये उपाधि उन शासकों को दी जाती है जो मुगलों की दीनता स्वीकार करते और स्वेच्छा से मुगल बादशाह उन्हें देते थे। ये अनूप सिंह बहुत इंपॉर्टेंट है। इसने अनूप संग्रहालय बनाया था और बहुत सारे विद्वानों को इसने आश्रय दिया था। 16 नंबर, वेली कृष्ण रुक्मिणी ख्यात ग्रंथ के लेखक कौन है? तो ये जानते हो आप, वेली कृष्ण रुक्मिणी ग्रंथ है इस पृथ्वीराज राठौड़ के जो कल्याणमल का पुत्र था, जिसे अकबर ने गागरोन की जागीर दी थी, और इसी गागरोन की जागीर में बैठकर, दुर्ग में बैठकर वेली कृष्ण रुक्मिणी ग्रंथ किसने लिखा था? इस पृथ्वीराज राठौड़ ने लिखा था। और ध्यान रखना, इस पृथ्वीराज राठौड़ के इस ग्रंथ को दुर्सा आडा ने 5वां वेद व 19वें पुराण की संज्ञा दी है, और कन्हैया लाल सेठिया ने इसको पित्थल कहा है। अब जल्दी से कमेंट करके बता दो कि पाथल कन्हैया लाल सेठिया ने किस शासक को कहा? पाथल। दूसरी बात, इस पृथ्वीराज राठौड़ को डॉक्टर टेसी टोरी ने डिंगल का हेरोस कहा है। कौन सा हेरोस? डिंगल का हेरोस। दसम दुहारा और गंगा लहरी इसके ग्रंथ है पृथ्वीराज राठौड़ की। तो महाराणा प्रताप को कन्हैया लाल सेठिया ने क्या कहा है? पाथल, और पित्थल पृथ्वीराज राठौड़ को। बात समझ में आ गई होगी सारी। अगला क्वेश्चन है, वेदक वंशावली ज्योतिष रत्नमाला बाल बोधिनी ग्रंथ के लेखक है। वेदक वंशावली ज्योतिष रत्नमाला और बाल बोधिनी ग्रंथ के लेखक कौन है? तो ये ग्रंथ है राय सिंह की। राय सिंह जो कल्याण सिंह का पुत्र था, और इस राय सिंह को पहले अकबर ने जोधपुर दुर्ग दिया था, क्योंकि जब यहाँ से राव चंद्र सेन यहाँ से भाग गए थे, बादरा जुड़ गए थे तब, और उसके बाद में बीकानेर के शासक बने। ये वही राज सिंह है जिसने जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। तो बात आपके लिए इंपॉर्टेंट। और इस राय सिंह को राजपुताने का कर्ण कहा, ये राजपुताने का कर्ण कहा जाता है, और लूणकर्ण को कलयुग का कर्ण कहा जाता है। बात समझ में आ गई? तो सारे विद्यार्थी फटाफट थंबनेल करो इन क्वेश्चनों के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे के सारे। और पूरी जहाँ तक कोशिश हो रही है मैं आपको डिटेल बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आप मेरे से ये हिस्ट्री आप बोर्ड पर पढ़ लो, कभी सामने कुछ विद्यार्थी मेरे से पढ़े हुए हैं तो उनको पता है, आप कभी जिंदगी भर हिस्ट्री नहीं भूलोगे, आपको इस तरह कराते हो। लेकिन यहाँ हमारे पास इतना की मैटर होता है कि हम इतनी चीज़ बता सकते हैं। 18 नंबर देखिए, राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को डॉक्टर वीसी मिश्रा ने कितने भागों में बांटा है? अब ज्योग्राफी का टॉपिक है भौतिक प्रदेश, थारका, मरुस्थल प्लस अरावली। तो वीसी मिश्रा ने इसको 7 भागों में बांटा है। वीसी मिश्रा ने इसको 7 भागों में बांटा है, ध्यान रखना। और कब बांटा था? 1967 के अंदर इन्होंने बांटा था। 19 नंबर, अरावली पर्वतमाला की तुलना शरीर के किस अंग से की जाती है? अरावली पर्वतमाला की तुलना किस अंग से की जाती है? तो आपका आंसर होगा कान। ठीक है, इस तरह की है, यहाँ पे चौड़ी है शेर, इस तरह की कान का आकार दिया गया इसको। तो एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन कान से। ध्यान रखना, 3 तरीके से इसकी तुलना की जाती है अरावली पर्वतमाला की। अपलेशियन पर्वत से, तत्वादी अंतर है ना जो तंदूरा, उससे की जाती है, और शरीर का कौन से अंग से की जाती है? कान से की जाती है। अपलेशियन पर्वत, तंदूरा वादी अंतर से और कान से। 20 अरावली पर्वतमाला की औसत ऊंचाई है। तो औसत ऊंचाई आप जानते हो टोटल मिला के कितनी होगी? 930 मीटर है। जैसे नीचे आपको पता है 1722 के आसपास है, यहाँ बीच में 900 कुछ है, यहाँ 1000 कुछ है, तो पूरा औसत निकाला जाता है तो 930 मीटर। टोटल इसकी लंबाई 692
किलोमीटर है, ध्यान रखना। और राजस्थान में इसकी 550 किलोमीटर है। यहाँ मीटर में औसत ऊंचाई मीटर में आएगी, ध्यान रखना। 21 नंबर, अरावली पर्वतमाला का राजस्थान में प्रवेश कहाँ से होता है? तो अरावली पर्वतमाला कहाँ से प्रवेश करती है? तो मैं थोड़ी सी आपको हेडिंग सी इस तरह बता देता हूँ। यहाँ देखो, अरावली पर्वतमाला का पिता कहा जाता है अरब सागर को। अरब सागर के लक्षद्वीप के मिनिकॉय से स्टार्ट होती है और यानी सही रूप से कहाँ देखने को मिलती है? पालनपुर गुजरात से इसकी शुरुआत होती है सही रूप से। बाकी डूबी हुई है जल के अंदर, पता नहीं चलता। पालनपुर गुजरात के बाद राजस्थान में प्रवेश करती है, खेड़ ब्रह्मा सिरोही में प्रवेश करती है और सिरोही, उदयपुर, अजमेर इन क्षेत्रों में करती हुई लास्ट इसका बिंदु राजस्थान में खेतड़ी झुंझुनू है। फिर ये हरियाणा में जाती है और दिल्ली की रायसीना पहाड़ी तक टोटल 692 किलोमीटर है और राजस्थान में 550 किलोमीटर। बात समझ में आ गई होगी तो थंबनेल कर दो सारे विद्यार्थी, और सारी सूचनाएं आपको टेलीग्राम पे मिल ही जाती है। तो किसी की समस्या हो तो मुझे कमेंट कर देना। 22 नंबर, निम्न में से कौन सा पर्वत है वो जालोर में नहीं है? कौन सा पर्वत जालोर में? क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, ध्यान रखना। कौन सा पर्वत जालोर में नहीं है? तो ध्यान रखना, आडा पर्वत है, ये जालोर में नहीं है। इसराना बाकर, रोजा बाकर, जारोला बाकर। एक बार क्वेश्चन क्या था? जालोर जिले का सबसे ऊंचा पर्वत, ये ऑप्शन आ गए थे तीनों ही। तो इसराना बाकर सबसे ऊंचा है, उसके बाद में रोजा बाकर है, उसके बाद में जारोला बाकर है। और एक और है डोरा पर्वत। क्वेश्चन आता है पश्चिमी राजस्थान का, दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत डोरा पर्वत, कहाँ पे? जालोर में। 23 नंबर, फुलवारी की नाल किस जिले में है? ठीक है, इस अरावली क्षेत्र में दर्रा है, कई जगह दर्रा कहते हैं, कई जगह घाट कहते हैं, कई जगह नाल कहते हैं। तो फुलवारी की नाल किस जिले में है? तो आपका आंसर था फुलवारी की नाल उदयपुर। अब थोड़ी थोड़ी मैं आपको नाल बता देता हूँ। राजसमंद में कौन कौन सी नाल है? कामली घाट, उतार लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधे सीधे एग्जाम में आते हैं। कामली घाट, हाथीगुडा, गोरम घाट और जिलवा घाट। कामली घाट, हाथीगुडा, गोरम घाट और जिलवा घाट राजसमंद में है। उदयपुर की देखो, चिरवा की नाल, केवड़ा की नाल, फुलवारी की नाल, देबारी की नाल, सूरा घाट, हाथी दर्रा, सारी उदयपुर में। पाली में देसूरी, सोमेश्वर और बर, देसूरी, सोमेश्वर और बर पाली में है। अजमेर में, ये क्वेश्चन 2018 के एग्जाम में आ चुका है, शिवपुरा, सूरा घाट, कचबाली, रूपा घाट, पीपली। अब क्वेश्चन एग्जाम में क्या आया था कि शिवपुरा, सूरा घाट और रूपा घाट किस जिले में ये घाट है? तो अजमेर के अंदर, ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 23 नंबर। 24 देखो, राष्ट्रीय कृषि आयोग ने अरावली पर्वत श्रृंखला के पश्चिम में कितने जिले रेगिस्तानी क्षेत्र घोषित किए हैं? तो ये 12 जिले हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं है, ऊपर से लग जाओ। गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, नागौर, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, पाली, ये सारे जिले। 25 बरखान सर्वाधिक किस जिले में देखने को मिलते हैं? बरखान, बरखान होता है क्या? इस तरह की आकृति होती है अर्धचंद्राकार, वो कहाँ देखने को मिलते हैं? सबसे ज़्यादा जैसलमेर में। और आपसे क्षेत्र पूछे तो आप क्या बताओगे? क्षेत्र पूछे तो आप बताओगे शेखावटी क्षेत्र में सर्वाधिक। जिला पूछे तो जैसलमेर। सभी प्रकार के बरखान पूछे या बालू का स्तूप पूछे तो कहाँ मिलते हैं? जोधपुर में। 26 नंबर, निम्न में से किस क्षेत्र में रन या टाट देखने को मिलता है? तो ये क्वेश्चन किस किस विद्यार्थी का सही हुआ मुझे जरूर बताना थंबनेल करके, किसका सही। तो देखिए, मैं नीचे से लग जाता हूँ, भाखरी, और यहाँ ऑप्शन कटेगा सांबर में कोई रन टाट देखने नहीं मिलती है, रणथंभौर में कोई रन टाट देखने को नहीं मिलती है, पुष्कर में कोई रन टाट देखने को नहीं मिलती है। तो ऑप्शन सही क्या हो जाएगा? भाखरी, बाप, थोब और लावा। ठीक है, यहाँ रन या टाट देखने को मिलती है। अब ध्यान रखना, ये भाखरी है कहाँ पे? जैसलमेर के अंदर है। ये बाप कहाँ पे है? जोधपुर के अंदर है। ये थोब कहाँ पे है? बाड़मेर के अंदर है। ये लावा कहाँ पे है? ये लावा है जोधपुर के अंदर। तो थोड़ी सी दोबारा डिटेल बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। एक तो कन्नौड़, एक बरमसर, एक भाखरी और एक पोखरण, ये सारी की सारी रन टाट कहाँ है? जैसलमेर में। और दूसरा एक लावा और एक बाप, ये दोनों जोधपुर में है, थोब बाड़मेर में। अब बात यह कि रन ये टाट होता क्या है? तो ध्यान रखना, बालू का जो स्तूप होते हैं उनके बीच में निम्न भूमि में वर्षा का जल भर जाने से अस्थायी झीलें या दलदली भूमि का निर्माण करते हैं, उन्हें रन या टाट कहते हैं। बाद में पानी सूख जाता है तो पालीवाल ब्राह्मण या कृषि करते हैं, उसे खड़ीन कृषि कहा जाता है।
पश्चिमी राजस्थान में रेतीला मरुस्थल को किस नाम से जाना जाता है? जो पश्चिमी राजस्थान में रेतीले मरुस्थल है उन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो ये तो आप नॉर्मल तरीके की बातें जानते हो। तो ध्यान रखना, इसका सही जवाब क्या होगा? इर्ग। रेतीला मरुस्थल को इर्ग कहते हैं, जो पथरीला मरुस्थल होता है उसको हमादा कहते हैं। जब ये दोनों साथ में मिल जाते हैं, रेतीला प्लस मरुस्थल, जिसको मिश्रित कहते हैं, वो क्या कहलाता है? रेग कहलाता है। तीनों में कंफ्यूज मत होना। पश्चिमी राजस्थान मरुस्थल से जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपको सीधा ऐसे नहीं पूछेगा क्षेत्रफल कितना है, जनसंख्या कितनी है, नहीं, आपको शब्दावली पूछेगा, बरखान, अनुप्रस्थ, ये सारी याद रख लेना बढ़िया तरीके से। अब सीधा मरुस्थल तो आप जानते हो 61.11% भाग पे 40% जनसंख्या रहती है, सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र है, और ये सारी बातें आप जानते हो। और अरावली पर्वतमाला में 9% क्षेत्रफल और 10% क्या होती है? जनसंख्या होती है। नॉर्मल सी तो बातें, लेकिन आपको ऐसी चीज़ें पढ़नी है जो एग्जामिनर ये सोचे कि यहाँ से क्वेश्चन विद्यार्थी पढ़ता नहीं है, वो चीज़ें पढ़नी। 28 नंबर, पश्चिमी राजस्थान के रेतीले मैदान का कितना प्रतिशत क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त है? पिछली साल पटवारी के अंदर क्वेश्चन आ चुका है। पश्चिमी राजस्थान के रेतीली मैदान का कितना प्रतिशत क्षेत्र बालू का मुक्त है? तो आपको पता ही है 41.5% है। टोटल का 41.5%, जिसको हम हमादा के नाम से जाना जाता है। और उसी क्षेत्र में किसकी स्थापना की गई है? सीज की स्थापना की गई है, सोलर एनर्जी इंटरप्राइजेज जोन, जो 3 जिलों में है, जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर के अंदर। जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर के अंदर है। और सबसे ज़्यादा सीज की संभावना कहाँ पे, यानी सौर ऊर्जा की सबसे ज़्यादा संभावना कहाँ पे है? जोधपुर में, क्योंकि जोधपुर को क्या कहते हैं? सन सिटी कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 29 नंबर, पश्चिमी शुष्क प्रदेशों में बिखरी जनसंख्या, यानी दूर दूर जनसंख्या आपको पता है विरल है, के कारणों में कौन सा कारण सही नहीं है? यानी विरल जनसंख्या का कारण है, लेकिन इनमें से ऐसा कौन सा है जो नहीं है? देखो, जलवायु की विषमता है, जब विरल जनसंख्या, सही बात है। जल का अभाव है तब विरल जनसंख्या है। नदी बेसिनों का अभाव है तब है। तो सही क्या हो जाएगा? प्राथमिक व्यवसाय में अधिक विविधता। तो ये नहीं है, हालांकि प्राथमिक व्यवसाय बहुत है, क्योंकि बाकी जल वगैरह नहीं है तो प्राथमिक व्यवसाय ज़्यादा है, लेकिन यहाँ विविधता नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा। और 30वां अंतिम, अरावली पर्वतमाला को ऊंट के गर्दन की संज्ञा किस इतिहासकार ने दे दी? ऊंट के गर्दन की संज्ञा किस इतिहासकार ने दी है? तो ध्यान रखना, ये इतिहासकार है अबुल फजल। अबुल फजल ने अरावली पर्वतमाला को ऊंट के गर्दन की संज्ञा दी है। नया क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान रख लेना। इस अबुल फजल को क्या कहा जाता है? ये अबुल फजल कौन था? तो अबुल फजल अकबर का नवरत्न था, और राजस्थान का अबुल फजल कहते हैं मोहनोते नैणसी को। ये सारी बातें इंपॉर्टेंट। और कल का टॉपिक देखिए, भौतिक प्रदेश होगा पूर्वी मैदानी और दक्षिणी पूर्वी पठारी। मैंने अलग अलग क्यों किया? क्योंकि एक साथ आप इतना मैटर पढ़ नहीं सकते। और आमेर के कछुआ वंश से संबंधित आपको टॉपिक मिलेगा। कौन सा? आमेर के कछुआ वंश। तो कल 3 मई है, 3 मई के दिन ये इंपॉर्टेंट। अब जल्दी से मुझे बता दो कितने कितने क्वेश्चन आपने सही किए? 30 में से। बहुत ही ज़बरदस्त सेशन था। पहले सारे विद्यार्थी लाइक कर दो भी, लाइक में कंजूसी नहीं करनी है और शेयर में कंजूसी नहीं करनी है, ताकि हमें सपोर्ट मिल सके, हम आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन, और हमारी पूरी कोशिश है जो आपको क्वेश्चन दे रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम यही सोच रहे हैं कि जब तक लॉकडाउन चल रहा है तब तक आपको कुछ न कुछ मिलता रहे, नहीं तो हम भी आपकी तरह मस्ती से आराम से सोते रहें और मस्ती करते रहें, कोई हमें क्या मिलता है। लेकिन फिर भी हमने सोचा है कि विद्यार्थी काम में लगे रहें, लगातार प्रयास रहे। तो जल्दी से सारे विद्यार्थी रुचि लेके बताओ 30 में से कितने क्वेश्चन। पहले अपने नोटबुक पे क्वेश्चन उतार लिया करो, आंसर उतार लिया करो, फिर मिलाने में आसानी हो जाती है। सारे मिला लो कितने सही है? 30 में से 20, 21, 25, 28। तो सही सही अपनी ईमानदारी से मिलाओगे, क्योंकि आपकी ईमानदारी आपके लिए ही वाकिफ है। ये क्वेश्चन दोबारा कल पीडीएफ मैं दूंगा, उस पीडीएफ को भी देख लेना, क्योंकि पीडीएफ बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए दोबारा। लेकिन वीडियो देखना आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है कि एक क्वेश्चन 30 के शायद 200 से 300 क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। लगभग मैं डिटेल बता रहा हूँ आपको, और जल्दी मैं कोशिश कर रहा हूँ अगले 5-7 दिनों में आपको ये सारा मैटर बोर्ड पे करवाना उपलब्ध कर दूंगा मैं, क्योंकि जितनी मेरी कोशिश होगी मैं पूरा तथ्य आपको बढ़िया तरीके से करवाऊँगा। कोशिश मेरी यही रहेगी। बस आपकी सपोर्ट चाहिए, लाइक शेयर करते रहा करो। सुबह 7 बजे का सेशन दिखाया करो। और कल संडे है, वीकली टेस्ट मिलेगा,
और कल महिला व बाल विकास अपराध से संबंधित राजस्थान पुलिस के लिए स्पेशल टॉपिक मिलेगी। तो आप सभी ने मिला लिए होंगे, आशा करता हूँ। आपके क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, आपने सही किए हैं, टेस्ट अच्छा किया है, अच्छे आंसर दिए हैं। सभी को बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से। कोशिश जारी रखना, क्योंकि उठो जागो तथा तब तक रुको नहीं जब तक कि लक्ष्य प्राप्ति नहीं हो। लगन के साथ पढ़ते ही रहना है बस। एक ही अनमोल वचन कहता हूँ मैं, ज़्यादा बार बार बहुत सारे ऐसे कहते हैं कि वो अनमोल वचन, वो कोई ज़रूरत नहीं है। एक ही याद रख लो, बहुत है। अनमोल वचन आपके एक ही याद होना चाहिए, संदेश आपको एक याद होना चाहिए, लेकिन उस पर अमल करना आपका कर्तव्य बनता है। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।